गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का ये है पार्ट 1। पार्लियामेंट का ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। इसके एक दो पार्ट्स और आएंगे क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है और बढ़िया क्वेश्चंस यहां से बने हुए हैं, तो दो पार्ट्स तो और कम से कम आएंगे। ठीक है, चलो सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो बेटा शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, धीरे धीरे बाकी लोग भी आ जाएंगे, तब तक हम शुरू करते हैं। तो भाई पार्लियामेंट का जो चैप्टर है, पार्लियामेंट का मतलब है, आप सबको मालूम है, संसद। पार्लियामेंट का क्या मतलब है बच्चों? संसद। और संसद या पार्लियामेंट को आप ये भी कह सकते हो कि यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर यानी केंद्र में, सेंटर में, राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केंद्र में जो विधायिका है, जो कानून बनाती है देश के लिए, तो यूनियन लेजिस्लेचर यानी केंद्रीय विधायिका जो कानून बनाती है देश के लिए, उसको हम बोल रहे हैं पार्लियामेंट। तो आप इसे यूनियन लेजिस्लेचर कहो, पार्लियामेंट कहो, संसद कहो, एक ही बात है। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सबको। हाँ बिल्कुल, चलो बहुत हो गया। गुरु जी की जय हो। साला पढ़ लिया करो बे तुम लोग, गुरु जी की जय हो। अच्छा, जो भी हम अब देखो, जो भी काम की चीज बता रहा हूं, जो भी लोग हमारे एटीएम में जुड़े हुए हैं और जिनकी थ्योरी क्लियर नहीं है, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, बहुत शानदार बैच, हमारा फाउंडेशन बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और सारे सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके बहुत शानदार तरीके से कवर कर सकते हो। एक बार जीके पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, और उसके बाद बढ़िया तैयारी होगी और बढ़िया तरीके से एग्जाम निकलेगा, अगर डेडिकेटेडली ये फॉलो कर लिया तो, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, ऐसे मजे मजे में करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलो बेटा, बिल्कुल। तो भैया देखो, दिलीप कुमार बोल रहा है सर बैच 199 का। अबे मैं भी खाना खाता हूं वे ससुरे। 199। देखो भाई इधर पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो भैया, यह है हमारे पास, व्हेन देर आर टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर लाइक इंडिया, when there are two houses of the legislature like India, it is called a unicameral, bicameral, subordinate, supreme। जब भारत की तरह विधायिका के दो सदन होते हैं तो इसे किस तरह की विधायिका कहा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी देखो सीधी बात है भाई, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारत में क्या है बच्चों? भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जिस देश में भी, और ये हमने लिया है ब्रिटेन से, भारत में सरकार का कैसा रूप है भाई? संसदीय, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। सो बेसिकली वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जिस भी देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है सरकार का, पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है सरकार का, वहां पर जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, जहां पर कानून बनते हैं, उसमें दो सदन होते हैं, उसमें दो हाउसेज होते हैं। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने सिर्फ सेंटर में इंप्लीमेंट नहीं किया है, स्टेट में भी इंप्लीमेंट किया है। मैं आपको इसका एविडेंस देता हूं। देखो, सेंटर में जो हमारी पार्लियामेंट है, सेंटर में जो हमारी विधायिका है, सेंटर में जो हमारी विधायिका है, पार्लियामेंट है, जिसे आप संसद भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? केंद्रीय विधायिका, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका। तो इसके दो सदन हैं, इसके दो सदन है बच्चों, ध्यान से देखो, इसके दो सदन है। एक तो है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, तो दो हाउसेज है कि नहीं?
तो हमारी सेंटर में जो हमारी विधायिका है, जिसे हम पार्लियामेंट या संसद बोल रहे हैं, इट हैज टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। और सेम पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने कहां इंप्लीमेंट किया? स्टेट के लेवल पर भी, राज्य के लेवल पे भी। वहां पे भी जैसे हम इसे बोल देंगे स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे ऊपर पार्लियामेंट बोला, इसे बोल देंगे स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट में क्या बोल देंगे बच्चों? स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधायिका। क्या बोलेंगे? राज्य विधायिका, राज्य विधायिका। और राज्य विधायिका के भी दो हाउसेस हैं, दो हाउसेस हैं। एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं? विधानसभा, हिंदी में विधानसभा बोलते हैं इसे। तो राज्यों के पास विधानसभा होती है ना, हर 5 साल में इलेक्शन तो होते हैं विधानसभा के। फिर उस जिस भी स्टेट में विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, फिर वहां पे सरकार बनती है इन इलेक्शन के बेसिस पे। और एक दूसरा सदन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। अच्छा, एक बात याद रखना दिमाग में कि सेंटर में जैसे हमने देखा, सेंटर में हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं और वो कंपलसरी है होना, दोनों हाउसेस का होना सेंटर में जरूरी है, ठीक है। पर स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे 28 राज्य हैं, तो वहां पर उन राज्यों को यह छूट दी गई है कि जिस राज्य को लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत ना हो वो ना रखे, जिसको जरूरत है वो रख ले, जिसको जरूरत नहीं है वो ना रखे, जिसको जरूरत है वो रख ले। तो अभी क्या हो रखा है कि 28 राज्यों में से 22 राज्यों के पास, आउट ऑफ 28 स्टेट्स, ओनली 22 स्टेट्स आर हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। उनके पास क्या है? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। 22 राज्यों के पास सिर्फ एक ही सदन है, आउट ऑफ चॉइस, उनकी मर्जी है। जबकि 6 राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास दोनों हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब बात यह कि सर वो 6 राज्य कौन से हैं? सर वो 6 राज्य कौन से हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है? वो 6 स्टेट्स कौन से हैं? तो बेटा वो 6 स्टेट्स कौन कौन से? मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, ध्यान से देखो, और मैप पर भी मार्क कर देंगे। जैसे यूपी, मैं ये मार्क कर रहा हूं, यूपी, बिहार। तो अगल बगल के तो यही हो गए पड़ोसी, यूपी और बिहार, है ना, यूपी बिहार हो गए। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। इधर तेलंगाना, तेलंगाना, तुम पहले आ जाओ, एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो भाई ये 6 स्टेट्स हैं और इनको मैप पर भी देख सकते हो कुछ इस तरह से कि भैया ये यूपी, ये बिहार, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बफरिंग हो रही है, क्या बात कर रहे हो बे? क्लियर है अंबिका बेटा? एक बार हाँ, एक बार हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। चलो, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो भैया ये हो गया। तो हमारे यहां पर 2 सदन है, सेंटर की विधायिका में भी और स्टेट की विधायिका में भी। तो मतलब 2 सदन, मतलब बाई कैमरल। हमारे यहां कैसा लेजिस्लेचर है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद का इनमें से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा एक भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दिया करो, वेरी गुड। आंसर है डी, राज्य विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भाई ध्यान से सुनो, हमारे संविधान में पार्ट 5 है, हमारे संविधान में पार्ट 5 है, भाग 5 है, ठीक है। और इस भाग 5 में जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो है
आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। और इन आर्टिकल्स के बीच में हमारे पास आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 79 से 122, जिसमें पूरा का पूरा पार्लियामेंट एक्सप्लेन्ड है, जिनमें पूरा का पूरा पार्लियामेंट एक्सप्लेन्ड है। पर बेटा याद रखो, आर्टिकल जो 79 है, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट को डिफाइन किया हुआ है। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट को डिफाइन किया हुआ है। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में, ध्यान से देखना बेटा, पार्लियामेंट में तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक तो है लोकसभा, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, दूसरी राज्यसभा, और तीसरा है प्रेसिडेंट, तीसरा है प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इन दोनों को मिला के पार्लियामेंट नहीं बोलना है, एक्चुअल में ऑफिशियली पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई बिल जिसको कानून में कन्वर्ट करना है, जिसको लॉ बनाना है, कोई बिल अगर इन दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो उसके बाद उसे पहुंचाना होता है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति साहिबा या राष्ट्रपति साहब जब अपनी परमिशन देते हैं, जब अपनी एसेंट देते हैं, तब जाके वो बिल बनता है लॉ, तब जाके वो बिल बनता है कानून। तो याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे पार्लियामेंट के। और लोकसभा को बच्चों याद रखना लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा का दूसरा नाम है लोअर हाउस, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस। और इसे कई बार एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। यानी यहां पर जो लोग आए हुए हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, लोकसभा में जो 543 मेंबर्स आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, लोकसभा में जो 543 मेंबर्स आते हैं, अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ उतनी है लोकसभा में, प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543 मेंबर्स। सो ऑल दोस 543 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। यानी हमारे भारत के लोग लोकसभा में आने वाले 543 लोगों को डायरेक्टली चुनकर भेजते हैं। जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, तो डायरेक्टली चुन के हम लोग यहां पे इनको भेजते हैं, तो मतलब वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी अल्टीमेटली हमारे जो प्रतिनिधि हैं जिनको हमने चुना है वो गए लोकसभा, तो लोकसभा में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमें ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हाउस ऑफ पीपल, ये हमारा हाउस है, लोगों की सभा है, लोकसभा है। वहां राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहां पे जो लोग हैं, यहां पे जो 245 लोग हैं, दे रिप्रेजेंट स्टेट्स, नॉट द पीपल। ये लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए राज्यसभा। और इसका दूसरा नाम है अपर हाउस, उच्च सदन। और इसका दूसरा नाम, जो जैसे इसका हाउस ऑफ पीपल है, तो इसका है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यों की परिषद भी बोल सकते हो आप, राज्यसभा भी बोल सकते हो। और प्रेसिडेंट जो है ना तो लोकसभा का पार्ट होते, ना राज्यसभा के मेंबर होते। याद रखना बेटा, प्रेसिडेंट जो है ना तो लोकसभा के मेंबर, ना ही राज्यसभा के मेंबर। ठीक है, प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा के मेंबर होते, ना राज्यसभा के मेंबर होते, पर पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है, पार्लियामेंट के अभिन्न अंग है। क्योंकि दोनों हाउसेस से पास हुआ बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा परमिशन ना दे दे। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि भैया हमारी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट तो है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी, पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर डी। नेक्स्ट देखो बेटा, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज a member of either house of parliament is without permission of the house absent from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant। भारत के संविधान के अनुसार यदि कितने दिनों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उस सदन के पास ये राइट है कि उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दे।
तो बताओ कितने दिन तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कितने दिन तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना बिना अपने हाउस को इन्फॉर्म किए बिना बाहर रह सकता है? और जितने दिन वो बाहर रहेगा उसके बाद उसकी छुट्टी कर दी जाएगी, उसकी सीट को खाली कर दिया जाएगा, भाड़ में जा तू। बताओ। बहुत बढ़िया, 60 डेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर 60 दिनों तक, चाहे लोकसभा का कोई सदस्य हो चाहे राज्यसभा का कोई सदस्य हो, अगर हाउस को बिना इन्फॉर्म किए अगर वो छुट्टी मना रहा है, तो भैया हाउस के पास पूरा अधिकार है, सदन के पास पूरा अधिकार है कि उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाए, उसकी सीट को खाली कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, 60 डेज। वेरी गुड। ठीक है, चलो गुड। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। अब संसद आप जानते हो, लोकसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, संसद आप जानते हो। तो पहली संसद, पहली पार्लियामेंट स्वतंत्र भारत की किस साल में बनी? तो देखो बेटा, किसी एक हाउस से तो बनेगी नहीं, दोनों हाउसेस का होना जरूरी है, प्रेसिडेंट का होना जरूरी है। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का होना जरूरी है ना, तभी उसे हम बोलेंगे संसद यानी पार्लियामेंट। तो जो लोकसभा है ये तो 17 अप्रैल, पहली बार जब लोकसभा बनी थी तो 17 अप्रैल 1952 को बनी थी, 1952 में, 17th of April 1952। Whereas राज्यसभा, फर्स्ट राज्यसभा was established on 3rd April। लोकसभा से भी पहले क्या बन गई? राज्यसभा, 3rd April 1952। और प्रेसिडेंट तो आप सब जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं देश के पहले राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो याद रखना, हालांकि उनको चुना तो गया था 24 जनवरी 1950 को वो डिक्लेयर कर दिए गए थे भारत के राष्ट्रपति, पर उन्होंने पदभार संभाला 26 तारीख को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, तो मतलब एक तरीके से ये मान लो कि प्रेसिडेंट को साइड भी हटा दो तो दोनों हाउसेज 1952 में बने हैं, तो हमारी जो पहली पार्लियामेंट है, पहली संसद है, वो 1952 में बनी थी, एग्जिस्टेंस में आई थी। 17 अप्रैल को लोकसभा, 3rd अप्रैल 1952 को राज्यसभा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अंकुश बेटा, इतने सालों की मेहनत है, 8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो वो चीजें दिमाग में बैठी हुई हैं, और खुद भी तो पढ़ाई की है 3-4 साल। तो 3-4 साल जो पढ़ाई की थी लग के की थी। एग्जाम्स निकले, किसी एक जगह पे अटक गए, फिर नहीं निकला तो फिर पढ़ाने लग गए, है ना। और बात यह कि कोई छोटे एग्जाम की तैयारी नहीं की, छोटा एग्जाम मतलब नहीं कहूंगा, मतलब बी ग्रेड के एग्जाम की तैयारी थोड़ी कम की, ए ग्रेड की तो वहां पे थोड़ा डीप पूछा जाता है। तो जब डीप पढ़ाई करते हो तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स लगते हैं फिर आपको। ठीक है, चलो उम्मीद करूंगा कि किस दिन तुम लोग भी कभी जैसे नौकरी वोकरी लग जाए तुम्हारी, ठीक है, तो यूपीएससी जरूर ट्राई करना भाई। एक बार तो यूपीएससी सच्चे मन से देना, जबरदस्त तैयारी करके। सिलेक्शन हो ना हो वो बात नहीं है, पर यूपीएससी में तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा सोचने का नजरिया बदल देगी, दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, अभी बताता हूं बेटा। चलो बेटा ध्यान से देखो, तो लास्ट क्वेश्चन इसी की बात कर रहे हैं ना अभिषेक, तो मैंने वही बताया कि पहली पार्लियामेंट, पहली बार संसद भारत में कब एग्जिस्टेंस में आई। तो पहली बार एग्जिस्टेंस में आई संसद 1952 में, यानी संसद के लिए ये 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी। तो पहली बार लोकसभा बनी 17 अप्रैल 1952 को, राज्यसभा बनी 3 अप्रैल 1952 को, और देन प्रेसिडेंट। तो ये तीनों एक साथ एग्जिस्टेंस में आए 1952 में। प्रेसिडेंट तो पहले से एग्जिस्टेंस में थे, पर इन तीनों का एक साथ होना 1952 में पॉसिबल हुआ। तो फर्स्ट पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1952। ठीक है, चलो फाइंड आउट द ऑड वन इन रिलेशन टू द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के संबंध में बेजोड़ का पता लगाएं। बताओ भाई, जो अलग सा दिख रहा है क्या है, बताओ।
बहुत बढ़िया सोनू, बहुत बढ़िया। गोल क्लियर होना जरूरी है, वेरी गुड। चलो, तो समर सेशन कुछ नहीं होता है ना, ग्रीष्मकालीन सत्र कुछ नहीं होता। बेसिकली बात यह है कि हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, बच्चों ध्यान से देखो, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, इसके संसद के साल में 3 बार मीटिंग्स होती हैं। संसद की साल में 3 बार मीटिंग्स होती है, यानी संसद की 3 बार सेशंस होते हैं, बैठकें होती हैं। ठीक है, अब जैसे 3 सेशंस हैं पूरे साल भर में संसद के, जैसे एक हो गया बजट सेशन, है ना, बजट सत्र बोलते हैं हिंदी में, बजट सेशन। मतलब बजट सेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस टाइम पर ये सेशन होता है उस टाइम पे देश का बजट आता है, देश का बजट आता है, तो इसलिए बजट सेशन। उसके बाद अगला है मॉनसून सेशन, मानसून सत्र या फिर मॉनसून सत्र। ठीक है, मॉनसून सत्र। तो मॉनसून सेशन ये उस टाइम पर होता है जिस टाइम पे बारिश का मौसम हो रखा होता है, मॉनसून के दिन हो रखे होते हैं, 3-4 महीने आता है ना मॉनसून, जून से लेके 1 जून से लेके 15 सितंबर तक मॉनसून रहता है, तो उस बीच ये सेशन होता है, तो इसलिए मॉनसून सत्र। एक है सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों में अभी शुरू हो जाएगा विंटर सेशन, यानी कि शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन, क्योंकि ये सर्दियों में होता है तो विंटर सेशन। तो बजट सेशन को ही समर सेशन कहा जा सकता था, पर नहीं कहा गया, बजट सेशन कहा गया। तो समर सेशन नाम से हमारे संविधान में कोई शब्द नहीं है, सो हमें इसको एलिमिनेट करना होता है। बाकी तुम बोल सकते हो कि सर बजट सेशन को समर सेशन भी तो बोल सकते हैं, पर संविधान में नहीं है ना, तो फिर क्यों बोले हम। ठीक है, संविधान में नहीं है बिल्कुल। अब बात यह है कि कब कब होते हैं, तो मैं बता देता हूं कि ये जो ड्यूरेशन है ये कुछ ऐसा है कि जनवरी के एंड से लेकर, यानी फरवरी की शुरुआत में, जनवरी के एंड से अप्रैल इनफैक्ट मई तक, जनवरी एंड से लेकर मई तक यह है बजट सेशन। मॉनसून सेशन होता है जुलाई और अगस्त, कई बार खिंच जाता है सितंबर तक भी चला जाता है, पर जनरली जुलाई से अगस्त 2 महीने। तो जनवरी से मई तक लगभग 5 महीने, जुलाई से अगस्त 2 महीने, जुलाई और अगस्त। और यहां पे शीतकालीन सत्र लगभग 1 महीने का होता है, मिड नवंबर से मिड दिसंबर। ऊपर नीचे हो सकते हैं 5-10 दिन, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। पर ये स्टैंडर्ड जो टाइम पीरियड है वो लिख लेते हैं मिड नवंबर से मिड दिसंबर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। और याद रखना, 2 कॉन्सिक्यूटिव सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। याद रखो, मैं लिख देता हूं यहां पे, 2 कॉन्सिक्यूटिव सेशंस में, 2 लगातार सेशंस में, 2 लगातार सेशंस में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। 6 महीने का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो एक बात बताओ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे 6 महीने का गैप आ जाता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव सेशंस में, तो मुझे एक बात बताओ, फिर कितने ही सेशन हो पाएंगे साल में? अगर 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप आ जाता है, 6 महीने का गैप आ जाता है, तो कितने ही सेशंस हो पाएंगे पूरे साल भर में? वेरी गुड, 2 ही सेशंस हो पाएंगे। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में, ऐसी किसी सिचुएशन में जहां पर कोई ऐसी दिक्कत आ गई है कि पार्लियामेंट के 6 महीने तक सेशन नहीं हो रहा है, तो फिर याद करो कि 6 महीने के बाद जब सेशन होगा तो 2 ही सेशन हो पाएंगे, तीसरा सेशन नहीं हो पाएगा। चलो, बहुत बढ़िया, क्लियर है। और एक चीज याद रखो, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं जनरली, जैसे मान लो बजट सेशन में
संसद में किसी बिल पर चर्चा चल रही है, किसी बिल पर चर्चा चल रही है कि उसे कानून बनाना है या नहीं बनाना। कई बार ऐसा होता है कि बजट सेशन पूरा खत्म हो जाता है, यानी वो सत्र पूरा खत्म हो जाता है और उस बिल पर कोई डिसीजन ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं कि वो बिल ही खत्म हो जाता होगा, बिल खत्म नहीं होता, बिल को दूसरे सेशन में फॉरवर्ड कर लिया जाता है। यानी मान लो यहां पर उस बिल पर चर्चा चल रही थी पर बजट अपना सेशन ही खत्म हो गया, तो बिल खत्म नहीं होगा, बिल इधर आ जाएगा, फिर यहां पर डिस्कशन होगा उसके बारे में। मान लो यहां पर भी सेशन खत्म हो गया, बिल पे डिस्कशन चल रहा है, तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी पेंडिंग बिल्स जो होते हैं, पेंडिंग बिल्स जो होते हैं उनको खत्म नहीं किया जाता, उन्हें फॉरवर्ड किया जाता है अगले सेशंस में। क्लियर है? सुशील बोल भाई बोल। बिल्कुल। अरे माही गुप्ता क्या कर रहे हो बाबू? कोई फायदा थोड़ी है भाई अब ये सब बोलने का, अब अपना शादी वादी हो चुकी है भाई, ठीक है। ये तो अभी मैं अपने लिए करता हूं, ये सब कॉलेज के टाइम में करते थे किसी और के लिए। देखो भाई, चलो कोई बात नहीं सुशील, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं दिलीप बाबू, इतना कम नहीं होगा बैच। अरे ससुरा हमारा भी तो घर है, कैसे चलेगा रे? देखो इधर पे, बिल्कुल बुढ़े हो गए हैं अब, सही बात है। चलो देखो इधर पे ससुरे, और बुढ़े हो गए तुम। 30 साल का जवान लौंडा हूं मैं, ठीक है। बुढ़ापा आएगा भी 50-60 साल के बाद, बुढ़े वाले। तुमसे ज्यादा बॉडी लेके घूम रहा हूं मैं, ठीक है। चलो हाँ, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर राज्यसभा मेंबरशिप द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मेनी मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑफ एक्सीलेंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस एंड द रेस्ट आर इलेक्टेड। देखो भाई ध्यान से, ध्यान से देखो। राज्यसभा सदस्यता के लिए राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को नामांकित करते हैं और बाकी निर्वाचित होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से देखो अब इसको, यहां पे थोड़ा समझो। राज्यसभा में जो करंट स्ट्रेंथ है, राज्यसभा की जो करंट स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, ध्यान से सुनना बेटा, करंट स्ट्रेंथ है वो है 245, 245। अब इन 245 में से 12 तो सीधे सीधे नॉमिनेट होते हैं, इनको तो हटा ही दो। 12 तो नॉमिनेट होते हैं, जो अभी तुम्हारा सवाल है वो यही था। 12 तो नॉमिनेटेड हैं, यानी नामांकित हैं, यानी मनोनीत हैं। मनोनीत हैं, मनोनीत हैं किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। और ये 12 जो लोग आते हैं, 12 जो लोग आते हैं, ध्यान से देखो, 12 जो लोग आते हैं ये कौन कौन से फील्ड से आते हैं? यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 12 लोग कौन कौन से फील्ड से आते हैं? आर्ट यानी कला, साइंस यानी विज्ञान, सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य, सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य, लिटरेचर यानी साहित्य, और लास्ट में स्पोर्ट्स यानी खेल। ठीक है, तो ये 12 तो नॉमिनेटेड हो गए। 233 जो है बेटा, बच गए कितने? 233। ये जो 233 हैं, ये जो सीट्स बच गई, ये सीट्स राज्यों और यूटीज के बीच में डिवाइडेड है। राज्यों और यूटीज के बीच में डिवाइडेड है कि जिसके पास जितनी पॉपुलेशन उसको उतनी सीट। जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यूपी के पास राज्यसभा की 31 सीटें हैं। फिर महाराष्ट्र में है दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन, तो महाराष्ट्र में 19 सीटें, तमिलनाडु 18, बिहार 16, वेस्ट बंगाल 16। समझ रहे हो भाई? तो ये नंबर्स याद रखना, ठीक है। इस तरह से पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स डिवाइडेड होती हैं। चलो भाई, तो ये बाकी तो निर्वाचित हैं, 233 तो इलेक्ट होके आए हैं। ये कैसे हैं? इलेक्टेड हैं। इलेक्टेड मतलब निर्वाचित हैं। ये कैसे हैं? इलेक्टेड यानी निर्वाचित, निर्वाचित। ठीक है भाई,
तो आंसर हो गया 12। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ये तो कल ही पढ़ा है, बता दो, जल्दी बता दो। बिल्कुल, बताओ 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 बताओ। ये तो कल ही पढ़ा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कल ही पढ़ा था। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि 2 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, एक तो 89 के एक प्रोविजन में है और आर्टिकल 64 में। इनमें लिखा हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के वाइस प्रेसिडेंट, भारत के वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे। ठीक है, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। और मैंने तुम्हें बताया था एक्स ऑफिशियो यानी पदेन कब लगता है, ये कब लगता है, मैंने तुम्हें बताया था कि जब किसी इंसान के पास पहली पोस्ट की वजह से, पहली पोस्ट की वजह से दूसरी पोस्ट आ जाए तो दूसरी पोस्ट में लग जाता है एक्स ऑफिशियो। मैंने कल बताया था आप लोगों को और पहले भी बताया है। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से देखो, बिल्कुल इलेक्शन का मेथड सेम है यार, राष्ट्रपति का और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, राष्ट्रपति का और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का मेथड सेम है। तो भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही होंगे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और इनका टेन्योर तुम सब जानते हो, टेन्योर 5 साल का होगा। इनका टेन्योर कितना होता है? 5 साल के लिए, क्योंकि जितने टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर उतने ही टाइम तक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का टेन्योर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बताओ। राज्यसभा का चेयरमैन मतलब देश का उपराष्ट्रपति। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब फर्स्ट उपराष्ट्रपति। बताओ सभी लोग जल्दी से बताओ, फर्स्ट उपराष्ट्रपति। शाबाश। चलो ये भी बता दो, ये तो पता है तुम्हें, नाम कब से लेके कब तक रहे ये भी बताओ। कब से लेके कब तक रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भाई ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहे, क्योंकि ये देश के उपराष्ट्रपति रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो ये देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। कब से कब तक? 1952 से लेकर 1962 तक। ठीक है, 1952 से लेकर 1962 तक। बिल्कुल 1952 से 62, 1950 से नहीं बेटा, 1952 से। ठीक है, 1952 से 62 तक ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो उस हिसाब से ये हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी रहे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आए हुए पीवाईक्यूज ये तुम्हारे सारे। आफ्टर पासिंग अ मनी बिल इन द लोकसभा, द राज्यसभा कैन रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डेज? लोकसभा में जब धन विधेयक पारित हो जाता है, उसके बाद राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस कर सकती है? बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बबीता बाबू क्या कर रही हो, कौन सा सवाल का जवाब दे रही हो? चलो तो भैया आंसर होगा 14, आंसर होगा 14। ठीक है, 14। अब ये आंसर 14 कैसे होगा, एक बार मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देता हूं, एक सेकंड, अभी टाइम है अपने पास। ठीक है, टाइम है अपने पास, तो फटाफट से एक्सप्लेनेशन देता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। मनी बिल की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले तो मनी बिल क्या होता है ये देख लो। मनी बिल मतलब धन विधेयक। धन विधेयक मतलब होता है, ध्यान से देखो बेटा,
धन विधेयक को, मनी बिल को आर्टिकल 110 में एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्टिकल 110 में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूं क्या होता है। अगर अगर सरकार को कोई नया टैक्स लगाना है तो उस टैक्स को लगाने के लिए मनी बिल पेश करना पड़ेगा। मनी बिल पास होगा, उसके बाद वो अपना बनेगा क्या, मनी बिल पास होने के बाद क्या बनेगा, नया एक्ट, नया टैक्स बन जाएगा। कोई टैक्स हटाना है तो मनी बिल के थ्रू, किसी टैक्स को रेगुलेट करने का तरीका बनाना है, बदलना है तो मनी बिल के थ्रू। कोई ऐसा टैक्स है जिसके रेट में कटौती करनी है, रेमिशन करनी है तो मनी बिल के थ्रू। अगर मान लो कहीं पर सरकार को बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता की कल्याण के लिए, तो मनी बिल के थ्रू। समझ रहे हो? तो यानी बेसिक बात यह है कि जितना भी पैसा सरकार खर्च कर रही है या सरकार टैक्स वगैरह जब लगाती है तो वो सारे काम मनी बिल के थ्रू होते हैं। तो कोई भी ऐसा बिल जिसमें कहीं ना कहीं पैसे की बात हो, जो मनी से रिलेटेड हो, वो मनी बिल, ये आर्टिकल 110 में एक्सप्लेन्ड है। अब बात यह है कि जब भी कोई मनी बिल पेश किया जाता है, ध्यान से देखो बेटा, सपोज करो यहां पर यह है अपना, यह है लोकसभा, यह है राज्यसभा और यह है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब भी कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, परिचय में लाया जाता है, तो उसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये यहां पे देख लेते हैं कि मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ लोकसभा में। पहला फैक्ट, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते इसको। तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। मैं पास करने की बात नहीं कर रहा हूं अभी, इंट्रोड्यूस मतलब पहली बार लाया जाएगा, तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहली बार मनी बिल को लोकसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा फैक्ट देखो, दूसरा फैक्ट क्या है कि मनी बिल को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, तो पहली बात तो एक मिनिस्टर इसे इंट्रोड्यूस करता है। मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। भारत सरकार का कोई मिनिस्टर, कोई नॉर्मल एमपी नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, वो एमपी जो मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसा एमपी, वैसे लोकसभा में सारी 543 लोग कौन है, एमपी ही तो है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही तो है, पर वो एमपी जो मिनिस्टर है वही इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब क्योंकि मिनिस्टर सरकार का पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, मिनिस्टर सरकार का पार्ट है, इसी वजह से कई बार इसे गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, गवर्नमेंट बिल, क्योंकि मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है, सरकार का हिस्सा इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं। उसके बाद एक तीसरा फैक्ट बताता हूं, कि मनी बिल को जब कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है लोकसभा में, तो उसे पहले परमिशन लेनी होती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति से पहले पूछना होता है कि साहब देखो, ये एक बिल है जिसे हम मनी बिल के तौर पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं लोकसभा में, आप देख लो ये मनी बिल है कि नहीं, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो याद रखना, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लगती है। मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले, मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लगती है। इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लगती है। प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, राष्ट्रपति की परमिशन। और जब इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर इंट्रोड्यूस होने के बाद, जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो लोकसभा के स्पीकर ये डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है भी कि नहीं। राष्ट्रपति से परमिशन ले ली मिनिस्टर ने इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये मुद्दा है, ये बिल है, और हम इस बिल को चाहते हैं कि ये कानून बने, ये लोकसभा से पास हो। तो लोकसभा से पास हो और राज्यसभा के पास पहुंचे, उससे पहले स्पीकर साहब बोलते हैं इधर दिखाओ, ये साला है भी मनी बिल की नहीं है। तो स्पीकर साहब पहले चेक करते हैं कि मनी बिल है कि नहीं। अगर नहीं है तो वहीं रुक जाएगा मनी बिल, आगे बढ़ेगा ही नहीं, राज्यसभा की तरफ जाएगा नहीं, खत्म हो जाएगा वहीं पे। अगर स्पीकर ने ये बोल दिया कि भाई ये तो मनी बिल नहीं है, और जब स्पीकर ने ये बोल दिया कि ये मनी बिल नहीं है, तो नो बडी कैन क्वेश्चन हिम,
कोई उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना सुप्रीम कोर्ट, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर है ये। तो स्पीकर की पावर है, अगर लग रहा है उनको ये मनी बिल है तो मनी बिल है, नहीं लग रहा तो नहीं है, खत्म बात। मान लो उन्हें लग रहा है कि मनी बिल है, तो क्या करेंगे, लोकसभा को बोलेंगे भैया आगे बढ़ाओ इसे राज्यसभा की तरफ। अब जब लोकसभा से मनी बिल आगे बढ़ जाता है, राज्यसभा के पास जाता है स्पीकर की परमिशन के बाद, तो राज्यसभा के पास इस मनी बिल के रिगार्डिंग 3 ऑप्शंस हैं। या तो मनी बिल को मंजूरी दे दे, यानी असेंट दे दे, जैसे ये लोकसभा ने पास किया वैसे ये भी पास कर दे, ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। या तो अपनी असेंट दे दे, अपनी मंजूरी दे दे, या फिर दूसरा ऑप्शन है मनी बिल के रिगार्डिंग, दूसरा ऑप्शन है कि वो रेकमेंड करे, यानी सिफारिश करे। दूसरी, पहला तो हो गया असेंट दे दे, दूसरी रिकमेंडेशन बनाए, रिकमेंडेशन दे, यानी सिफारिश करे कि भाई मनी बिल में थोड़ी कमी लग रही है और हम थोड़ा सा एक सिफारिश करना चाहते हैं कि अगर इस बिल में ये चीज ऐड हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो याद रखो भाई, लोकसभा से अगर बिल पहुंचा राज्यसभा के पास, तो पहला काम तो राज्यसभा कर सकती है कि अपनी मंजूरी दे सकती है उस बिल को, और बिल जो है फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। दूसरा, राज्यसभा रेकमेंड कर सकती है, कुछ सजेशंस दे सकती है कि यार ये बिल में थोड़ी कमी है, ये ठीक कर दो। अब जैसे वो रिकमेंडेशन देगी तो रिकमेंडेशन वाला जो बिल है वो वापस आएगा किसके पास, लोकसभा के पास। अगर लोकसभा को जचा कि ठीक है रिकमेंडेशन ठीक है, तो वो इसको रिकमेंडेड फॉर्म में ही प्रेसिडेंट के पास पहुंचा देगी, और प्रेसिडेंट जो भी फिर एक्शन लेंगे, मंजूरी देंगे या जो भी, ठीक है। तो लोकसभा या तो एक्सेप्ट कर सकती है इसकी रिकमेंडेशन को, या फिर लोकसभा रिजेक्ट कर सकती है, बोला ऐसी की तैसी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है, हमने जो बना के भेजा था बढ़िया है, तुम्हारे रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो मतलब यहां पे लोकसभा की मर्जी है कि रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी। और तीसरा, राज्यसभा इस बिल को विदहोल्ड कर सकती है, रोक सकती है अपने पास, कितने दिनों के लिए, मात्र 14 दिनों के लिए विदहोल्ड कर सकती है, 14 डेज के लिए, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जैसे ही 14 दिन पूरे हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसी फॉर्म में बिल को पास कर दिया जिस तरह से लोकसभा ने किया। तो याद रखना बेटा, विदहोल्ड भी सिर्फ 14 दिन तक ही कर सकते हैं, रोक भी अपने पास 14 दिन तक ही सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने भी वैसे ही पास कर दिया जैसे लोकसभा ने किया, और उसके बाद ये बिल जाएगा फाइनली किसके पास, इन तीनों सिचुएशन में बिल कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट यहां पर या तो अपनी मंजूरी दे सकते हैं बस, या तो मंजूरी दे सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा प्रेसिडेंट यहां कुछ नहीं कर सकते। या तो असेंट देंगे या रिजेक्ट करेंगे, यानी मंजूरी देंगे या कैंसिल करेंगे। याद रखना, ये असेंट देंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। और असेंट दे दी तो ये मनी बिल बन जाएगा लॉ, कानून, ठीक है भाई। तो लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक या कितने दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस कर सकती है, 14 दिन तक। और 14 दिन पार चले गए तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने भी पास कर दिया उसी तरह से। चलो नेक्स्ट, with reference to the Rajya Sabha, which of the following statement is correct? The Rajya Sabha is never dissolved. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, जैसे लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा का टेन्योर ही 5 साल का है, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है, ये परमानेंट हाउस है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, इसे भंग नहीं किया जा सकता। परमानेंट हाउस, राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और क्योंकि ये परमानेंट हाउस है इसीलिए इसे अपर हाउस भी बोलते हैं, उच्च सदन भी बोलते हैं। यहां ये लोकसभा से आगे क्योंकि परमानेंट है। राज्यसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भाई लोअर हाउस कैसे बोला, अपर हाउस है ये तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड, देखो इट इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी लाइक लोकसभा। नहीं, राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली हम लोग चुन के नहीं भेजते, हम लोग डायरेक्टली भेजते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, 543 मेंबर्स को हर 5 साल में। राज्यसभा के बंदों को हम चुन के नहीं भेजते। राज्यसभा के जो वो 233 बताए ना मैंने, जिसमें 233 में 31 मैंने बोला यूपी के, फिर 19 मैंने बोले महाराष्ट्र के, फिर इधर मैंने बोला 18 जो है तमिलनाडु, 16 जो है बंगाल, और 16 बिहार, या 16 पहले बिहार या 16 बंगाल, जो भी आप लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, बिहार और वेस्ट बंगाल 16। तो याद रखो यूपी की जनता, या ये मान लो
यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल, इनकी जनता चुनती है अपने अपने राज्यों के एमएलएस को। जैसे यूपी में 403 एमएलएस की सीट है, तो 403 एमएलएस को यूपी की जनता ने चुना। यूपी की जनता ने अपने 403 एमएलएस को चुना, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्यों को। ये 403 अपने से अलग, यानी इन 403 में से कोई नहीं जाएगा ऊपर, 403 में से अलग लोग, 403 से अलग लोग 31 लोग यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे राज्यसभा में। तो यूपी की जनता ने एमएलएस को चुना, और एमएलएस चुनते हैं अपने अपने राज्यों की सीटों पर राज्यसभा के मेंबर्स को। तो याद रखना, जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना 31 लोगों को, जनता ने इनको चुना, इन्होंने इनको चुना, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन से। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। द टर्म ऑफ राज्यसभा इज 6 years, नहीं, राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर होता है 6 साल का। राज्यसभा एज अ हाउस, उसका कोई टेन्योर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर होता है, राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता। ये तो परमानेंट हाउस है, ये तो डिसॉल्व ही नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट ये वाला सही है, बस ए स्टेटमेंट ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पार्लियामेंट और राज्यसभा वाला पोर्शन खत्म हो गया। कल पढ़ेंगे लोकसभा, और फिर पढ़ेंगे परसों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको भी फाउंडेशन बैच लेना है, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, और सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक से एडवांस तक की तैयारी करनी है। फटाफट से इस कोर्स में एनरोल हो जाओ। एनटीपीसी में अभी सही टाइम बचा हुआ है, सही तरीके से तैयारी कर सकते हो बढ़िया तरीके से। बाकी आज के सेशन के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में। चलो, टेक केयर।